जी, मैं ये नज्म शायद आपने सुनी हो पहले। बल्ली मारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां। इस नज्म में मेरा एक कन्फेशन जुड़ा हुआ है जो हर बार सुनाता हूं या लिखता हूं कहीं तो उसका जिक्र करता हूं कि ये जो पेचीदा दलीलों की सी गलियां हैं, ये इमेज T.S. Eliot से ली हुई है, द टीडियस स्ट्रीट्स विच रन लाइक अ टीडियस आर्गुमेंट। जी, तो वो उनसे ली हुई है, क्योंकि जब बल्लीमारा की गलियां बचपन में भी देखी थी और अब जब देखी और जब लिख रहा था तो मुझे लगा कि व्हेन डिड ही विजिट दीज स्ट्रीट्स, क्योंकि ये गलियां वाकई इससे बेहतर एक्सप्रेशन मुझे नहीं मिल सकता था। तो हर बार कन्फेशन करता हूं, हर बार लिखता भी हूं हर जगह कि ये उनसे लिया T.S. Eliot से, कि बल्लीमारा के मोहल्लों की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां और सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे। अगर आपने कभी वो इलाका वहां गए हों तो आपको मालूम होगा कि उस इलाके में क्या कुछ हुआ करता था। सामने टाल के नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे और गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो वाहवा वाहवा वो वाहवा, जो ये पान की गिरी रखते हुए वाहवा कहा जाता था। और गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाद, वो वाहवाह, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से टाट के टुकड़े, टाट के पर्दे, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज। उन दरवाजों पे अक्सर अंदर या बाहर एक बकरी उसकी आवाज जरूर आती रहती थी। अब तो आ रहा है शायद, नहीं तो वो मेरी फूंक आ जाएगी। एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे। ये वहां के हाल देखिएगा उन गलियों का, क्यों मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां शायद चंद मिनटों के लिए सूरज की रोशनी पड़ती होगी। और धुंधलाई हुई शाम के वो बेनूर अंधेरे ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहां, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी बी जैसे अपनी चुंधियाई हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी बेनूर अंधेरी सी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक पुराने सुखन का सफा खुलता है और असदुल्लाह खान गालिब का पता मिलता है। ये वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर जिसका आप जिक्र कर रही थी, वो इस नज़्म में शामिल है। तो आपको पता चल गया कि मैं क्यों जिद कर रही थी कि ये पढ़ के खुद सुनाए और खुद उस पर टिप्पणी करें। गालिब एक अद्भुत चीज थे। मैंने वो कई बार जब मैं मीर पढ़ती हूँ, गालिब पढ़ती हूँ, तो मुझको यही लगता है कि कितनी सुंदर भाषा है। एक एक लफ्ज जैसे जड़ा हुआ, जैसे कोई नगीना साज नगीने जड़ता है, उस तरह से उस लफ्ज को हटा के आप उसकी जगह वैसा ही दूसरा लफ्ज रख दीजिए, मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि जब ये गुलजार साहब की नज़्म अंग्रेजी में ट्रांसलेट की जाएगी या कोई गालिब की नज़्म अंग्रेजी में ट्रांसलेट की जाएगी, वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इंसान की तरह से लफ्ज़ों का भी इतिहास होता है और भाषा एक सराय होती है जहाँ से बहुत काफिले गुजरते हैं, अपना अपना असबाब छोड़ जाते हैं, बहुत एक दूसरे से लेते हैं, एक दूसरे को दे जाते हैं, और सबको ये पता है कि हमको यहाँ चंद दिन टिकना है, हम यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहेंगे। तो जब तक ये डामाडोल स्थिति नहीं होती है, साहित्य नहीं लिखा जाता। गालिब साहब का भी देख लीजिए, बेचारे कहाँ आगरे से बल्ली मारान आए, बल्ली मारान से कलकत्ता जाते रहे अपनी पेंशन की खोज में। आपने तो इतनी खूबसूरत उन पर फिल्म बनाई। और कहीं पर गुलजार साहब के साथ भी यही है कि विभाजन के मारे उजड़ करके आए, और मुझे लगता है कि बचपन की जो यादों का बैंक होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है किसी की भी रचनाओं के लिए। गुलजार साहब वो उन यादों के बारे में कुछ बताइए, जब आप एक लट्टू और एक जहां अभी भी भमीरी नाचा करती है।
विभाजन के बारे में, अपने पार्टीशन के बारे में मैंने लिखा भी बहुत है, और ये सच है कि वहां से जो लेकर आया हूं वो यादें और इमेजेस वहां की, वो बचपन की यादें वो सारी, उसमें कि जब पार्टीशन से आते हुए तो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन एक बच्चा जब वहां से निकला तो उसने अपना लट्टू और वो भमीरी जो घुमा करती, जो हाथ से वो घुमाया करता था, उसको पजामे में उड़स लिया, क्योंकि उसकी दौलत, उसकी पूंजी वही थी। तो वो जेवर लेकर माँ आ रही है, जेवर संभाले हैं, खाने के लिए बाप ने बच्चों को खिला दिया ताकि, लेकिन मेरा ध्यान उस बच्चे की तरफ है कि जिसने भमीरी और लाटू अपने पाजामे में उड़स लिया आते हुए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका वो बचपन है जो उसको लेकर चला आया है और वहां से लेकर आ रहा है। और रास्ते में कब मां ने खून की क़ह कर दी, दौड़ते दौड़ते रिफ्यूजी, छोटी का पता ही नहीं किस कैंप में किस तरह से जाते हुए हाथ छूट गया, और उस दिन उसका बचपन गिरा, उसका बचपन वहां पे खो गया। एंड दैट इज व्हाई उसमें मैंने ये कहा, इसमें जिक्र किया कि वो जिस दिन मां ने क़ह कर दी खून की, और जिस दिन छोटी का हाथ छूट गया, उस दिन मेरे हाथ से वो बचपन छूट गया। सिर्फ एक भमीरी है और लाटू है जो आज भी मैं सहराओं में और बॉर्डर पर घूमते हुए देख सकता हूं। तो ये छोटी छोटी चीजों के साथ आपकी पूरी रवायत, तवारीख की, इतिहास की रवायत चलती है उसके साथ। गुलजार साहब का गांव था दीना, जहां से ये लोग टूट करके अमृतसर आए पहले पहल। दीना पर एक बहुत खूबसूरत नज्म है गुलजार साहब की, और मैं चाहती हूँ कि माइक को मुंह के करीब रखते हुए वो से पढ़े। हाँ, नहीं आवाज सुनाई ना दे तो सीटी बजाइएगा। अब सुनाई दी। अब ये कहां तलाश करेंगे, इसे बताइए आप। गाचनी मट्टी एक जिक्र है। अब वो तख्तियां नहीं रही, अब आप किसी और तरह से लिखते हैं और कंप्यूटर ही पे लिख लेते हैं, लेकिन वो गाचनी मट्टी थी जिससे तख्ती पर लिखना सीखा था हमने। वो गाचनी मट्टी से साफ करते थे, और जब वो सुखाते थे तो हम गाना गाया करते थे, और जब वो सूख जाती थी तो मौलवी उस पर हमें पेंसिल से निशान लगाते थे और देते थे कि अब स्याही में कलम डबोकर इस पर लिखते जाओ। वो गाचनी मट्टी कुछ और भी काम आया करती थी। हामला औरतें जो आपने सुना होगा कैरियां खाती हैं, कच्ची कैरियां, कच्चे आम खाया करती हैं, खटाई खाती हैं, है ना, उन दिनों में when they are in the family way, तो गाचनी मट्टी भी खाया करती थी। वो तो ये भी एक रवायत है। गाचनी मिट्टी से चूल्हे भी पोते जाते थे। जी हाँ, चूल्हे पोते जाते थे तो चूल्हे फिर उसमें रोज आग जलती थी तो पक पक के सख्त हो जाती थी मिट्टी। घर की बहू के लिए और कोई जगह इतनी महफूज नहीं थी गुप्त रूप से खाना खाने के लिए, तो इसलिए जब वो चूल्हा साफ करती थी तो थोड़ी सी थोड़ी सी चूल्हा कुरेद लिया करती थी। बड़ी सी एक लड़की थी, एक याददाश्त है, बड़ी सी एक लड़की थी, मेरा बस्ता पकड़ के और दरवाजे के पीछे खींचकर मुझको मेरे बस्ते से उसने गाचनी मट्टी चुराई थी। कुतर के दांत से वो मुस्कुराई थी और मेरे गालों पे पप्पी लेके बोली थी, मुझे दे दे ये मट्टी, मुझे दे दे ये मट्टी, मुझको तख्ती पोत कर एक नाम लिखना है। That was her expression of it. मेरे बस्ते से उसने गाचनी मट्टी चुराई थी, कुतर के दांत से वो मुस्कुराई थी, मेरे गालों पे पप्पी लेके बोली थी, मुझे दे दे ये मट्टी, मुझे तख्ती पोत कर एक नाम लिखना है। वो कोई हामला होगी, मेरी माँ ने बताया था, वो कोई हामला होगी, मुझे माँ ने बताया था। मैं शायद 6 बरस का था, मैं अब 86 वर्ष का हूं, मैं अब भी हामला हूं याद से उस लड़की की, मैं अब भी हामला हूं याद से उसकी। Now I'm pregnant, still carrying that. एक तो
एक तरफ तो ये तस्वीरें हैं गुलजार साहब की कविता में, दूसरी तरफ राजे महाराजाओं की बारात है जो युगांतरकारी कहे जाते हैं, जो सरकारें पलट देते हैं, तख्त पर आ जाते हैं, तख्त गिरा देते हैं, कत्लेआम कराते हैं, शहरों को खून से नहला देते हैं, मुल्कों को तकसीम करा देते हैं। एक छोटी सी कविता हिंदी फॉर हार्ट में से मैं चाहती हूँ गुलजार साहब पढ़ें। ये लफ्ज है श, आप सुना, शरीफे का श। आप सुनाइए। वो गलती मुझसे हुई है पर सजा उनकी है। शहजादे शतरंज बिछा के, शहजादे शतरंज बिछा के शोर मचाती फौजें लेकर, शहजादे शतरंज बिछा के शोर मचाती फौजें लेकर शाम से एक जंग खेल रहे हैं। ये शतरंज का खेल हो रहा है। तो चलिए मैं दो चार इसमें से किताब में से दो चार पढ़ देता हूँ ऐसे ही। हाँ। एक आकाश पे एक खुदा है कहीं, ये आ से, अगर आपको आ से सीखना हो इस उम्र में आके तो इस तरह से सीखिए। आकाश पे एक खुदा है कहीं, आ सीढ़ी चढ़ के देखें उसे, आराम से वो सोया है कहीं। अब पूछता ही नहीं आजकल हमें, तो क्या करें। तो चल सीढ़ी लगा के ऊपर, आ से है, ई से है। एक दीपक एक चांद की आस में, ये इश्क की बात है। एक दीपक एक चांद की आस में इमली के एक पेड़ के नीचे इंतजार में जाग रहा है। ई या अच्छा, मैं कविता के बारे में है कि एक कवि यूं भस्म हुआ, एक कवि यूं भस्म हुआ, 100 दर्द जले जब दिल में, तो एक नज्म का जन्म हुआ। एक बार इसकी अगली वाली पढ़ दीजिए। आई से ऐनक, आई से ऐनक जो है, ऐनक फूटी अंधे की। अच्छा, वो उसमें निकाल के दीजिए, मैं ये पढ़ देता हूं। एक घूंघट है पर सब दिखता है, घ से घूंघट है पर सब दिखता है, घड़ी उठाए कैसे गोरी, घड़ा उठाए कैसे गोरी। घूंघट है पर सब दिखता है, घड़ा उठाए कैसे गोरी, घड़ी घड़ी पानी गिरता है। तो पानी ये वो आप पढ़िए। चलिए जुगलबंदी करते हैं। ये मेरे भी दिल की बात है। आए ऐसी तैसी धंधे की, एम लिखता हूं एन पढ़ता हूं, ऐनक फूटी अंधे की। देखिए एक अच्छा, कलाकार, ये दिल की बात है, आंख की बात नहीं कही उन्होंने। ये आंख की बात तो ऊपर से कर गई, दिल की बात तो इस उम्र पे आके पता चली। पर ये जो शब्दों के साथ खेलना है, शब्दों के साथ एक सहज फिजिकल रिश्ता है। जैसे आदमी बाप से थोड़ा सा वो बनाए रखता है दूरी या अदब बनाए रखता है, चाहे कितना ही प्यार करे, लेकिन माँ से एक तरह का धींगा मस्ती का रिश्ता होता है। उसको आते जाते धक्का दे देना, उसके बाल खींच देना, उसके पल्लू से मुंह पोंछ लेना, तो उसके इस्त्री किए हुए कपड़ों को खराब कर देना। वो रिश्ता एक लेखक का अपने शब्दों से और भाषा से होता है, और ये चीज बार बार जब आती है तो फिर रचनाएं बनती हैं। अच्छा, ये सिलसिला हिंदी में हुआ करता था। पुरानी कहानियां जो हम लोगों को सुनाई जाती थीं, उसमें आधा काम गद्य में और आधा काम पद्य में होता था। आधी कविता होती थी। एक चिड़िया कसम खा रही है कि उसने किसी बुढ़िया की कोई चीज नहीं चुराई, तो ना मैंने तेरो खिच्चर खायो, महिच्चर खायो, नोना खायो, तेला खायो, कचरिया खाई, पपरिया खाई, जे खाई तो टूट मेरी टांग, तो फूट मेरी आंख।
तो फिर वो कहानी आगे चलती थी। तो ये सिलसिला हिंदी में पता नहीं गायब हो गया, बंगला में है। जी हाँ, बंगला और में पंजाब की आप जाने। बंगला में, बल्कि मैं कहीं तो मैं बच्चों के लिए कोशिश करता हूँ वही कि जैसे कुछ संभाले रखूं। तो बच्चों में अब टैगोर को, जैसे मैं पहले भी एक बार कहा था ये, कि टैगोर की तस्वीर हमने देखी है जैसी, वो आपको याद है, लेकिन वो दाढ़ी समेत उस तरह से पैदा नहीं हुए थे। बच्चे थे, जवानी से गुजरे, और क्योंकि वो ऐसे ही लगता है, सब ऐसे ही देखते हैं टैगोर को जैसे इसी तरह से पैदा हुए थे। टैगोर यंग भी थे, नौजवान थे, और बड़े हैंडसम, बड़े खूबसूरत नौजवान थे। और बच्चों पर उस उम्र में जाके उन्होंने बच्चों के लिए जो चीजें लिखी हैं वो भी, और उस उम्र पे नहीं, हम जैसी उम्र पे, आप तो अभी छोटी हैं आप अभी छोटी हैं तो इसलिए लेकिन मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, तो मेरी उम्र पे जाके उन्होंने जिस तरह से लिखना शुरू की, तो उसमें से मैं उसे कोशिश कर रहा हूं कि उसे मैं हिंदुस्तानी जबान दे दूं ताकि वो जमा होती जाए, और बच्चों को अगर वो कहीं स्कूल में हमारे पढ़ाई जा सके उसी तरह से, तो बहुत अच्छी बात है। इरशाद, लेकिन माइक का ख्याल रखिएगा। ये वो मुश्किल ये है कि अब मैं माइक को पकड़ूं या किताब को पकड़ूं? माइक में पकड़ना। नहीं शुक्रिया।